नमस्कार, आप सभी लोगों का आज में स्वागत है। और आज का विषय है जो इस समय पूरे विश्व में एकमात्र चर्चा का विषय है, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध। और आज के इस वीडियो में इस बात की चर्चा की जाएगी कि ये युद्ध वास्तव में शुरू क्यों हुआ, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है, क्या कारण था। आज हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे क्योंकि आज जो वैश्विक हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो पहले ये दोस्त थे वो आज जानी दुश्मन बने घूम रहे हैं। हर आदमी आज की तारीख में अपने आप को ज्ञानी बताता है और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के अपना अपना पक्ष रख रहा है। आप देख रहे होंगे कि पूरी देश दुनिया इस समय यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे कोई ईरान का पक्ष ले रहा है, कोई इजराइल का पक्ष ले रहा है, कोई अमेरिका का पक्ष ले रहा है। लेकिन जब तक आपको वास्तविकता नहीं पता होगी आप कोई भी बात को कह नहीं सकते, क्योंकि आज जो हालात हैं दुनिया के, दुनिया कुछ इस तरह खड़ी है, ये कभी भी तृतीय विश्व युद्ध की चिंगारी हो सकती है और कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक नए पिछले कई सालों कई दशकों जो पहले जीवन था वहाँ जाना पड़ जाए। तो इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान, इजराइल, अमेरिका जो एक पहले लगभग दोस्त थे या वहाँ की सत्ताओं को समर्थन प्राप्त था, ईरान की सत्ता को समर्थन प्राप्त था और पक्का समर्थन था। मैं इस बात को भी आपके मतलब आपके सामने इस वीडियो में और आगे कुछ और वीडियो में कंफर्म दिखा दूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि जो आपके दोस्त थे आपको उनको ही हटाना पड़ गया। आज हम इसी चीज़ की चर्चा करेंगे। जो पहला जो मतलब एक टॉपिक है या जो बात है वो ये है कि आखिर ये ईरान और इजराइल में इजराइल का जन्म कैसे हुआ। देखिए, ऐसा था कि जब ईरान, तो हम सबको पता है कि एक अखंड भारत का हिस्सा था। पहले वहाँ पे पारसी लोग रहते थे, जैसे आपके मैं कुछ नाम था, जैसे टाटा हैं, गोदरेज हैं, सब पारसी हैं। तो ये पर्सिया एरिया कहा जाता था। और वहाँ का 79 के पहले तक जो झंडा था वो सूरज और शेर था, जो बिल्कुल दिखाता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर मतलब एक तरीके से इस्लामिक सत्ता मतलब डाउन थी, थोड़ी सी। इस्लामिक थे लेकिन इस्लामिक प्रभाव उतना नहीं था, हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इजराइल की, तो इजराइल का जन्म 1948 में हुआ, जब ये कहा जाने लगा कि दुनिया भर में यहूदियों पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो यहूदियों के लिए भी एक देश चाहिए। तो फिलिस्तीन में ही एक 55% ज़मीन पर बना दिया गया इजराइल और 45% ज़मीन दे दी गई फिलिस्तीन को। और आपको याद होगा कि फ़िलिस्तीन आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता थे यासिर अराफात, जिसको हम PLO कहते हैं, फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यासिर अराफात और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती थी और इंदिरा गांधी को वो अपनी बहन तक कहते थे। भारत ने उनको प्लेन तक दे रखा था। तो कहीं ना, और अब क्या है कि यासिर अराफात वाला वो आंदोलन ख़त्म हो गया। अब फ़िलिस्तीन में हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों ने जन्म ले लिया। और जब तक वो थे तब तक ऐसी कोई समस्या बड़ी नहीं थी, क्योंकि उनको शांति के अग्रदूत के रूप में देखा जाता था, है ना। सब गांधीवादी विचारधारा के लोग थे। खैर, तो 45% में तो फ़िलिस्तीन है, 55% में बना दिया गया इजराइल। अब इजराइल की कहानी ये है कि इजराइल जब बन गया तो वहाँ पर भाई दुनिया भर के यहूदी रहने के लिए आ गए। समुद्र किनारे का देश था, बहुत छोटा, उसकी मतलब बहुत बड़ा उसका कोई क्षेत्रफल नहीं है। लेकिन भाई इसको बनाने वाले देश लोगों में अमेरिका भी था और ब्रिटेन भी था, और सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया। और धीरे धीरे हालात ये हो गए कि इजराइल अपने आप को, अपने अधिकारों को लेकर के आगे बढ़ने लगा, क्योंकि उसका अगुवा और जो पीछे से बैक सपोर्ट था वो पश्चिम वर्ल्ड की थी और अमेरिका की थी, इंग्लैंड की थी, सबकी थी। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हम सबको पता है कि इजराइल की एक एजेंसी है मोसाद, और उस मोसाद के बारे में हम सब जानते हैं कि वो कितने तेज है।
वो अपने 20-25 साल का एक लंबा सा लिस्ट निकालते हैं कि हमको इसको निपटाना है, ये करना है, वो करना। वो अपने उसके लिए बहुत फेमस है। और उनका 60s में, शायद 67 के आसपास, एक यौम के पार उनके यहाँ त्यौहार होता है। उसमें अटैक किया गया था, उसके बाद 7 देशों ने हमला किया था, वो अकेले लड़ा, जीता। एक है कहानी एक लंबी, मतलब वो कहता है कि भाई देखो, हम तो इस्लामिक वर्ल्ड से लड़ते आ रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। हालांकि पिछले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस बात के लिए प्रयास किया था, अब्राहम एक्कॉर्ड करवाया था, और यूएई और बहरीन और इज़राइल को इस बात के लिए बैठाया, समझौता कराया कि हम सब, मतलब ईसाई, यहूदी और इस्लाम, इनके जो पूर्वज हैं वो एक हैं। ऐसा माना जाता है कि ईसाई, यहूदी और इस्लाम के जो पूर्वज हैं वो हजरत अब्राहम हैं, इसीलिए इसको अब्राहम एक्कॉर्ड भी कहा गया। और एक जो दूसरी बात है, अगर हम वहीं से समझें कि अब्राहम एक्कॉर्ड हुआ, फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मुस्लिम वर्ल्ड में एक चीज़ है कि हमको ईरान एक सुन्नी देश है, सॉरी, ईरान एक शिया देश है, जबकि जो बाकी अधिकांश देश हैं वो सुन्नी देश हैं। तो कहीं ना कहीं ये शिया और सुन्नी की लड़ाई इन देशों के बीच में आपस में चलती रहती है। एक और चीज़ भी है कि अगर जो इज़राइल की स्थापना की गई, उसे कब्जे में यरूशलेम है। अब यरूशलेम की कहानी ऐसी है कि यरूशलेम से कुछ किलोमीटर दूर ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, और वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि जो अल अक्सा मस्जिद है, वो वहीं पर नमाज पढ़ने के बाद मोहम्मद साहब स्वर्ग गए थे। लेकिन वहाँ की जो पश्चिम दीवार है उसको यहूदी कहते हैं कि एक यहाँ एक यहूदी मंदिर था, ये उसकी पश्चिम दीवार है। अब ये है कि वहाँ कुछ किलोमीटर के एरिए में ही यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों की जो जड़ें हैं वो मिलती हैं भाई। तो तीनों इस चीज़ को चाहते हैं कि वो हमारे कब्जे में रहे। तो अगर यहूदी वहाँ पे हैं तो ईसाइयत बनी हुई है, वहाँ पर उसकी जड़ें बनी हुई हैं। लेकिन अगर वो इस्लाम के कब्जे में चला जाएगा तो ऐसा लगता है ईसाइयों को कि हमारी यहाँ से भी जड़ें कट जाएंगी, ऐसा ईसाइयों को लगता है। लेकिन अब जो भी हालात हों, अब आप देखिए कि भी कहा गया कि अल-अक्सा मस्जिद में ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई है ना, तो उनको वहाँ से जो लोग आए थे उनको फायरिंग करके भगा दिया गया। तो मुस्लिम वर्ल्ड को भी लगता है कि भाई आखिर हमारा वहाँ पे अल-अक्सा मस्जिद पर अधिकार नहीं है, हमारी मस्जिद की एक दीवार को ही अपना बताते हैं। तो दूसरा क्या है कि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 3 मस्जिदें या 3 क्षेत्र इस्लाम के बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मक्का, मदीना और अल-अक्सा। तो मक्का मदीना तो भाई चलिए सऊदी अरब के पास है, अल-अक्सा किसके पास है? अल-अक्सा पर वास्तव में इस समय कब्जा इज़राइल का है। तो जो दुनिया भर के जो मुस्लिम देश हैं, ये जो मुसलमान हैं या जो फ़िलिस्तीन के मुसलमान हैं, वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। वो उनका ठीक है भाई, अगर मस्जिद है तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, और पढ़ना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि आप उनको मना कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विवाद है ये इस चीज़ को आगे लेके जा रहा था। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि इस समय मुस्लिम वर्ल्ड का अगवा कौन बनेगा। हम आज चाहे जो बोलें, उससे हो सकता है कि बहुत से देश अपना मुँह छुपा लें कि नहीं ये प्रश्न नहीं, लेकिन ये प्रश्न है। ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि इसी बात पे तो आकर के पाकिस्तान ने एटम बम अपने पास रखा कि ये मुसलमानों का परमाणु बम है। ये कहा था जब उसने एटम बम बनाया, जब उसने एटम बम चुराया, तो उसने सऊदी अरब से कहा था इस बात को, और दुनिया भर में अब मैं अपने मुस्लिम देशों से कहा कि अभी तक किसी मुस्लिम देश के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास है। तो ये मुसलमानों का न्यूक्लियर बम है, ये बात पाकिस्तान ने कही थी। अब जब इस बात को पाकिस्तान ने कह दिया और वो आगे बढ़ने लगा इस चीज़ को लेकर के, तो सिर्फ उससे कुछ होना नहीं है। अब दुनिया को पता है कि भाई पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है ना, हमको कर्ज दे दो, ये कर दो, चीन से कर्ज मांग रहा है, अरब से कर्ज मांग रहा है। एक देश था ईरान जो शिया था, आगे बढ़ सकता था, उसके पास न्यूक्लियर फैसिलिटी भी थी, पीसफुल एम के लिए थी, पीसफुल यूज़ के लिए थी, मतलब इलाज के लिए थी, और आपके क्या कहते हैं उसको, बिजली के लिए थी। बाद में उसने उसको कन्वर्ट करना चाहा,
ये अलग मैटर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा एक देश था तुर्की। तुर्की का कहना ये है कि हम यूरोप और एशिया के बीच में खड़े हैं। उसका ये भी कहना है कि हम कहीं ना कहीं एक ऐसे देश के रूप में हैं जो कि डेवलप मतलब आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री से थोड़ा सा हम ऊपर उठ चुके हैं। उसका ही कहना है कि हमारे पास मिलिट्री पावर भी है और कहीं ना कहीं हम अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और जो मतलब एशिया के हम चौराहे पे जो भी आप कहना चाहें खड़े हैं। और वो अपने आप को एक मिलिट्री पावर भी मानता है छोटी मोटी। और आपने देखा भी होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर में उसने अपने ड्रोन्स भेजे थे। तो एक तुर्की देश है, और एक देश हम सबको पता है कि सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि मक्का मदीना होने के कारण दुनिया भर के मुस्लिम उसको अपना एक आइडियल के रूप में देखते हैं। तो ये 4 देशों की लड़ाइयाँ आपस में थी कि आगे कौन, और उस आगे कौन की लड़ाई में सब आगे बढ़ने लगे। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कभी नहीं चाहता कि ये जो एरिया है वो शांत रहे। अगर शांत रहेगा तो हमारा फ़ायदा कैसा होगा। अब आप बताइए कि अगर आपके घर में लड़ाई नहीं होगी तो पड़ोसी क्यों आएगा। अब पड़ोसी को अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ानी है, तो इंपॉर्टेंस चाहिए तो भाई आपके घर में लड़ाई ज़रूरी है। लड़ाई नहीं होगी तो वो नहीं आएगा। कुछ ऐसी ही चीज़ें थीं अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों के साथ। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं यूरोपीय देश, तो उसमें आप अपने आप को फ्रांस और इंग्लैंड को जरूर जोड़ लीजिएगा, क्योंकि यही अगुआ है ना। हालांकि आजकल फ्रांस कुछ डाउन पड़ा हुआ है, लेकिन इंग्लैंड का ही बच्चा अमेरिका है। अमेरिका को पैदा करने वाला ही इंग्लैंड है, और वो आप अपने आप जोड़ लीजिएगा। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इंग्लैंड का नाम पक्का आएगा। अब हुआ ये कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के दुनिया भर में बातें होने लगी, और इस पूरे एरिए में तेल और गैस मिलने लगे। अब जब तेल गैस नहीं था तो आप देखिए कि पश्चिम देश वहाँ पर इतना ध्यान भी नहीं देते थे। और ये शेख लोग हैं, अरब देश के लोग हैं, इनका रहन सहन कैसा था, किसी लायक नहीं था। जब तेल गैस मिल गया तो भाई अभी सब अय्यास हो गए। अय्यास जैसे कोई बाज उड़ा रहा है, कोई बाज पाला है, कोई शेर पाला है, कोई चीता पाला है, कोई कुत्तों से चीतों की दौड़ करवा रहा है, कोई लैंड क्रूजर से घूम, मतलब करोड़ों के सब अरबों के मालिक बन गए। और सब इनका यही जो है, आप लोग भी देखते होंगे यूट्यूब में कि लोग किस किस तरह के खेल और अय्याशियाँ नशे करते हैं, सबको पता है। और अमेरिका चाहता भी है, वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता भी ऐसे डूबे रहें, क्योंकि उनके इस तरह के नशे और इन सब कामों में डूबे रहने में और अय्यासी करने में सबका फ़ायदा है उनके हिसाब से। समस्याएं दूसरी थी। समस्याएं ये थी कि अगर इस तरह बढ़ रहा है तो क्या होगा, और अमेरिका का ध्यान शुरू से इस तरफ था। अगर आप देखेंगे तो 79 के आसपास तालिबान को पैदा किया गया, क्योंकि पहले 79 में अफ़गानिस्तान में आप देखेंगे तो तख्ता पलट हुआ और सोवियत संघ आया। सोवियत संघ से लड़ने के लिए तालिबान बनाया गया, है ना। उसी समय ईरान में क्रांति होती है, और शाह रजा पहलवी, अभी जो मैंने आपसे बात किया था कि शेर और सूरज उनका झंडा था, तो शाह रजा पहलवी की सरकार थी ईरान में, और ईरान बहुत डेवलप हो चुका था। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप तक फ़ोटो देखें तो लोग उस समय कोट सूट में आते थे, और लड़कियाँ भी बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न कपड़े में आती थीं ईरान में। तो शाह रजा पहलवी की सरकार के खिलाफ अमेरिका ने तख्ता पलट करवाया। फिर ये कट्टर मुस्लिम की छवि लेकर के अयातुल्ला खमैनी आए। ये सब उसी समय का टाइम है जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में भी उसने प्रमोट किया मुस्लिम भावना को। तालिबान आया, फिर ईरान में किया, इराक में किया, और धीरे धीरे करते करते उसने इस पूरे एरिए में एक कहीं ना कहीं इस चीज़ की मुस्लिम भावना की आग लगाई, और इन सबको कट्टरवाद का झंडा दे दिया। अब आप देखेंगे कि जो सूरज और शेर का निशान था शाह रजा पहलवी का, वो हट गया। अब खुमैनी साहब आ गए। अब खुमैनी साहब की हत्या के पहले तो आप देखिएगा, जब उन पर अटैक किया गया तो शाह रजा पहलवी के लड़के को प्रमोट किया गया। शाह रजा पहलवी का लड़का, जिसकी सरकार मतलब जिनके पिताजी को 79 में हटा दिया गया था,
वो अब इस बात को कह रहे थे कि सरकार को हट जाना चाहिए, और एक तरीके से ऐसा दिखाया गया जैसे ईरान के अगले नेता या राष्ट्रपति यही होने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बहुत बढ़िया दोस्ती थी इन दोनों की, ईरान की और अमेरिका, इजराइल। और ये अमेरिका और इजराइल इनके जो काम को बहुत प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि इनके फेवर की सरकार आ गई थी भाई। 79 के बाद जो सरकार आई है खुमैनी साहब की आई थी, इनका भी इजराइल के अटैक में डेथ हो गई, तो उसमें क्या दिक्कत थी? वो तो आखिर इनके फेवर के लोग थे। तालिबान भी अमेरिका का ही आदमी था, अभी भी है, गुट अलग हो गया। तो इन्होंने इसको पूरा प्रमोट किया था अमेरिका ने, और इजराइल ने भी उनको बहुत कुछ सपोर्ट किया था। यही कारण था कि इजराइल पूरे अंदर तक इनके यहाँ सिस्टम में घुस चुका था। अब समस्या ये है कि भाई जब आप सपोर्ट कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, अब आप देखिए धीरे धीरे उस एरिया को कैसे किया गया अपने हिसाब से। पहले ईरान इराक का युद्ध होता है, सद्दाम हुसैन की सरकार थी, इनकी थी, युद्ध करवाया गया। फिर अगर आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान में 2001 में घुसते हैं अमेरिका। मतलब देखिए पूरा एरिया ये इसको बिल्कुल बिल्कुल अनस्टेबल कर दिया गया। पहले तो वहाँ पर सरकारें बदली गई। 79 में आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान में हुआ, ईरान में हुआ, इराक में हुआ। फिर ईरान इराक का युद्ध किया जाता है। फिर अफ़गानिस्तान में 2001 में ये आते हैं कि भाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, तालिबान और अलकायदा। पैदा भी तो आप किए थे, आप पैदा मत करते, नहीं होता है ना। फिर खाड़ी का युद्ध होता है, अगर आप देखेंगे तो इराक में आकर के 2003 वगैरह में ये पकड़ लेते हैं सद्दाम को, कहते हैं तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर बम है। देखिए अपने ही लोगों को पैदा किया, इनको इन्होंने पैदा किया, और अपने ही लोगों पे चार्जशीट दायर कर दी फर्जी की, तुमने भी एटम बम बनाया है। आज तक WMD के नाम पर जो 2003 में ये अमेरिका वाले घुसे थे इराक में, कभी कोई न्यूक्लियर बम मिला? नहीं मिला। अब अगर हम उसके आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि अमेरिका, फिर आप देखिए तो इराक और कुवैत का भी युद्ध पहले हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ इस एरिया में एक बवंडर सा चल ही रहा है। अब होता क्या है कि हम लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरनेशनल लेवल में होने में कई साल, कई दशक लग जाते हैं। अब 79 से लेकर आप देखिए 26 तक आया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना लंबा एक टाइम था और क्या क्या चीज़ें हुई। अब इसी के साथ एक यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है हॉर्मुज। अब हॉर्मुज क्या है कि एक ऐसा सकरा सा एरिया है, वो बहुत स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का है, जहाँ पे अगर हम कहते हैं अगर हमारी मेरे ख्याल से बोफोर्स तोप भी लग जाए तो हम इस देश से मारें तो वो उसका गोला जाके दूसरे देश में गिरेगा। ये 40-45 किलोमीटर का है, और अगर हम सही एंगल बना लें तो 50 किलोमीटर मार ही देंगे हम। पिनाका लगा दें तो शायद 150-200 भी हमारा चला जाए, जो नई वाले जो पिनाका हम ला रहे हैं। तो 45-50 किलोमीटर है, 39 किलोमीटर कोई चौड़ाई नहीं होती समुद्र की। और वो एक ऐसी जगह है कि जो वहाँ पे राज्य करेगा वो बिल्कुल 20-25%, 30% जो तेल है, गैस है, उस पर अपना बिल्कुल पकड़ रखेगा। तो अब स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी है, तेल गैस भी चाहिए। अमेरिका का हित क्या है कि अमेरिका को यहाँ पे अपने लोग चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर हम आगे देखेंगे तो ये आपको मैंने एक छोटा सा बैकग्राउंड बताया कि पहले दोस्ती थी इन सब की आपस में, दोस्ती को बढ़ावा दिया गया। दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदलती है, क्योंकि दुश्मनी ऐसे शुरू होती है कि कहीं ना कहीं जब तक ईरान एटम बम नहीं बनाना चाह रहा था तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जहां आपने उसको एटम बम बनाने की ईरान के अंदर इच्छा हुई, आपको डर लगने लगा कि यार ये तो अब मामला ख़राब हो रहा है, अब क्या होगा। उसके बाद आप देखिए कैसे होता है। आपसे मैंने एक चीज़ कही थी कभी, या शायद अभी कहूँगा, ईरान कुछ भी कर ले इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकता कि उसकी पहले हेल्प करने वाले इजराइल और अमेरिका है। इजराइल को सब पता है, क्योंकि इजराइल ने ही इनको सबसे पहले सपोर्ट किया था, है ना।
ईरान के खिलाफ इजराइल की जो नीतियां हैं वो आज की नहीं है, वो 20-25 साल पुरानी है कि हमें कब कैसे क्या करना है। जो इनके न्यूक्लियर बेस हैं, वहाँ के जो सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ का जो सेंट्रीफ्यूज है, वहाँ के जो इंजीनियरिंग की जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें ईरान के अंदर इजराइल ने अपने लोगों को बिल्कुल अपने स्पाई के तौर पर रखा हुआ था। यही कारण है कि आप देखिए ये एटम बम बनाने का तो प्रयास कई सालों से कर रहे थे, लेकिन कभी वहाँ पे जो कहते हैं कि हैवी वाटर में प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी इनके कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती थी, कभी अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता था, विस्फोट हो जाता था, कई वैज्ञानिक मर गए, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, हम लोग बहुत सुने हैं। और ये ईरान में कड़ी चल रही है। जब ये कुछ करने बैठते थे तो यही काम होता था। जब इस चीज़ की कहा जाता है कि जब उन्होंने को जब शक हुआ कई बार, यार हमने इतना लोगों से करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चलो लोग कहीं और से हेल्प ले लेते हैं, चाइना से, रूस से या किसी थर्ड पार्टी से, तब मालूम चला कि यहाँ तो पहले ही स्पाई अपना काम करके जा चुके हैं। और अगर एक बार भी किसी भी न्यूक्लियर बेस पे या किसी एक मशीनरी पे अटैक हो गया या कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई या टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसको दोबारा खड़ा करने में 3-4 साल 5 साल लग जाता है। तो अमेरिका के मतलब अगर आप कहें एजेंट के तौर पर इजराइल ने ईरान को एक लंबे समय से परेशान कर रखा था इस एक सिस्टम में। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम अब आगे कैसे कैसे बढ़ी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।